फिल्म के पहले सीन में हम इसके लीड कैरेक्टर चैंग को देखते हैं, जो कि एक डेब्ट कलेक्टर है। ये लोगों से उन पैसों को वसूलने का काम करता है जो इसके बॉस ने इंटरेस्ट पे उधार दिया था। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि चैंग एक छोटा मोटा गैंगस्टर है, लेकिन इसका पैसों की वसूली करने का तरीका थोड़ा अलग है। ये कभी भी उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता जिन्होंने उधार लिया था, बल्कि उनके सामने ये खुद को ही चोट पहुंचाता है, जिससे घबरा के लोग पैसा तुरंत वापस कर देते हैं। लेकिन चैंग दिल का बुरा इंसान नहीं है और अपने आसपास के लोगों की ये काफी हेल्प करता है। कलेक्शन के पैसे लेके ये शाम को अपनी बॉस के पास जाता है। इसकी बॉस का नाम है मैडम साई और इसके सिर्फ दो ही इंटरेस्ट हैं। पहला तो गरीब लोगों को हाई इंटरेस्ट पे लोन देना, और दूसरा ये कि मैडम गैम्बलिंग की बहुत बड़ी शौकीन है और इसीलिए ये अपने शहर की एक फेमस पत्तेबाज है। मैडम साई देखती हैं कि आज के कलेक्शन में कुछ पैसे कम हैं, तो वो चैंग से इसका कारण पूछती है। चैंग कहता है कि उसने आज एक आदमी से पैसे नहीं लिए क्योंकि उसका बेटा बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए पैसे लगेंगे। मैडम साई को चैंग की ये दरियादिली वाली आदत पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जानती है उसके सारे गुंडों में चैंग ही सबसे काबिल गुंडा है। इसके बाद वो चैंग को किसी हॉस्पिटल जाने को कहती है जहां उसे किसी बूढ़े आदमी से पैसे वसूलने हैं। हॉस्पिटल में चैंग उस आदमी की बेटी मीसू को देखता है और ये पहली नजर में ही चैंग को बहुत पसंद आती है। मीसू कहती है हमारे पास लोन वापस करने के पैसे नहीं है, तो चैंग उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने को कहता है। मीसू उस पे साइन करने से मना कर देती है, तो वो लोग उसके फादर का बेड वहां से ले जाने लगते हैं, जिससे घबरा के मीसू को उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना पड़ता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर 3 दिन के अंदर इसने पैसे वापस नहीं किए तो ये लोग उसकी किडनी बेच के पैसे निकालेंगे। चैंग को मीसू इतनी पसंद आ गई है कि वो एक तरफ बैठ के बस उसे ही घूर रहा है। उस रात अपने अंदर लगी आग को बुझाने के लिए चैंग एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है। इस लड़की के पास ये अक्सर आया करता है, लेकिन आज उसका यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगा। अगले दिन से वो छुप छुप के मीसू का पीछा करने लगता है। जब वो किसी रेस्टोरेंट में डिनर कर रही थी तो ये भी उससे मिलने वहां पहुंच जाता है। वो मीसू से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है जिससे तुम अपना लोन जल्दी वापस कर पाओगी। तुम्हें बस कुछ अमीर लोगों के साथ लंच और डिनर करना है, बदले में वो तुम्हें अच्छा पैसा देंगे। मीसू की नजर में चैंग एक लुक्खा है, तो उसके ऑफर को रिजेक्ट करके वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम चैंग की फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसका बड़ा भाई जिंग, उसकी भाभी कैली और उनकी एक बेटी है। इन दोनों हस्बैंड वाइफ में पैसों को लेकर आए दिन झगड़ा होता है क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। जिंग को अपने पुराने बिजनेस में काफी लॉस हुआ था, जिसकी वजह से कैली उसे ताने मारती रहती है। चैंग अपने भाई से पूछता है कि वो इतने गुस्से वाली औरत के साथ इतने सालों से कैसे डील कर रहा है। जिंग उसे बताता है कि इनसे डील करने का बस एक ही तरीका है, गलती चाहे किसी की भी हो, आप बस उनसे माफी मांग लो। बात चाहे कुछ भी हो, माफी हमेशा आपको ही मांगनी है, इसी में लड़कियों की खुशी है। चैंग अपने भाई से ये गुरु मंत्र लेके मीसू से मिलने के लिए जाता है। रास्ते में चैंग की मुलाकात उसके फादर से भी होती है, जो कि एक प्राइवेट बस चलाते हैं। मीसू एक बैंक में काम करती है, तो चैंग वहां उससे मिलने आता है। वो अब तक की अपनी सारी गलतियों के लिए उससे माफी मांगता है। मीसू की नजर में तो ये एक गुंडा है, तो वो उसे इग्नोर करके यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन वो वहाँ से नहीं जाता, तो इससे निपटने के लिए वो मैनेजर को बुलाती है। मैनेजर इस मौके का फायदा उठाते हुए मीसू के कंधे पे हाथ रख देता है, जिससे चैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कैबिन के अंदर जाके मैनेजर से लड़ने लगता है और इसी वक्त मीसू पुलिस को कॉल कर देती है। चैंग का अपने कारनामों की वजह से पुलिस स्टेशन में आना जाना लगा रहता है, इसलिए पुलिस वालों से भी उसकी अच्छी जान पहचान है। वो मीसू की तसल्ली के लिए चैंग को थोड़ा समझा के यहाँ से जाने को कहता है। अगले सीन में चैंग की भतीजी उसको अपने रिपोर्ट कार्ड पे साइन करने को कहती है। क्योंकि उसके मार्क्स बहुत खराब हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को ये रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाना चाहती। उस पे साइन करते वक्त चैंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस रात एक खास तरह का कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करता है, जिसमें काफी सारे स्क्वायर शेप के ब्लैंक बॉक्सेस हैं। फिर अगले दिन वो मीसू से मिलके उसे अपना प्लान समझाता है। चैंग उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ डेट पे चलना होगा और मैं हर बार एक ब्लैंक बॉक्स को फिल कर दूंगा। जब ये सारे बॉक्स फिल हो जाएंगे, उसी दिन तुम्हारे फादर का सारा डेप्ट भी माफ हो जाएगा। यानी कि चैंग मीसू के फादर का सारा डेप्ट खुद चुकाएगा और बदले में मीसू को उसके साथ डेट पे जाना होगा। मीसू को चैंग का यह आइडिया बहुत ही बेतुका लगता है, तो वो उस पे साइन करने से मना कर देती है और साथ ही उसके सर पे जूस गिरा के वहां से चली जाती है। मीसू के पास तो फिलहाल हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं है, तो वो अपने कुछ रिश्तेदारों से फोन करके उनसे हेल्प मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं होता। तो मजबूर होकर उसे चैंग की शर्त माननी पड़ती है और वो चैंग के बनाए उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर देती है। पहली डेट पे चैंग मीसू को एक क्लब में लेके जाता है और वहाँ की अपनी फेवरेट डिश ऑर्डर करके उससे खाने को कहता है। मीसू पहली बार किसी क्लब में आई है, तो वो इस जगह बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही है। चैंग के काफी इंसिस्ट करने पर भी वो कुछ भी नहीं खाती और बस चुपचाप बैठी रहती है। इसके बाद भी ये दोनों कुछ दिन तक डेट पे जाते हैं, लेकिन चैंग का इससे कोई भी फायदा नहीं हो रहा। बस कॉन्ट्रैक्ट पेपर के वो खाली बॉक्स भरते जा रहे हैं। चैंग को लगता है कि शायद उसकी हेयर स्टाइल में ही कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अपने भाई की बार्बर शॉप पे जाके एक नया हेयर कट करवाता है।
अगले दिन जब मीसू अपने फादर को देखने हॉस्पिटल जाती है तो देखती है कि चैंग वहाँ पहले से मौजूद है। उसने मीसू के फादर को नहला के उनके कपड़े भी चेंज कर दिए थे। ये सब कुछ देख मीसू के दिल में पहली बार चैंग के लिए एक कसक उठती है, इसलिए वो अगली डेट पे चैंग के साथ थोड़ा अच्छे से पेश आने लगती है। चैंग का काम अब धीरे धीरे बनने लगा था, लेकिन इसी बीच एक गड़बड़ हो जाती है। मैडम साई के भेजे कुछ गुंडे डेब्ट कलेक्ट करने के लिए एक दुकान में तोड़फोड़ मचा रहे थे। चैंग उन गुंडों की पिटाई करके दुकानदार और उसकी वाइफ को बचाता है। मीसू ने इस घटना के शुरुआती सीन मिस कर दिए थे, तो उसे ऐसा लगता है कि चैंग ने ही अपने आदमियों के साथ ये तोड़फोड़ मचाई है, इसलिए वो चैंग से फिर से नफरत करने लगती है। मैडम साई को जब इस बारे में पता चलता है तो वो चैंग पे बहुत नाराज होती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि चैंग आखिर मैडम साई के लिए काम क्यों करता है। असल में चैंग के भाई ने अपने पुराने बिजनेस के लिए मैडम साई से पैसे उधार लिए थे, जिसको वो कभी चुका नहीं पाया, और इसी की भरपाई के लिए चैंग मैडम साई के लिए काम करता है। अगले दिन जब मीसू हॉस्पिटल जाती है तो देखती है कि चैंग उसके फादर को रूम से बाहर खुली हवा में लेके गया है। वो चैंग पे गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम अब यहाँ कभी मत आना। चैंग को समझ नहीं आता कि मीसू उसके साथ इतना रूडली बिहेव क्यों करती है। चैंग उससे कहता है कि मैं ये सब कुछ दिखावे के लिए नहीं करता, बल्कि इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मीसू उसकी कोई बात सुने बिना अपने फादर को लेके वहाँ से चली जाती है। इसके 2 दिन बाद अपनी भड़ास निकालने के लिए वो नशे में फिर से हॉस्पिटल जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मीसू के फादर अब नहीं रहे तो उसका सारा नशा उतर जाता है। मीसू इस बात से बहुत दुखी है कि उसके फादर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोई भी रिलेटिव नहीं आया, और ना ही उसके पास उतने पैसे हैं जिससे वो अपने फादर की विदाई अच्छे ढंग से कर सके। और कहीं ना कहीं चैंग भी इस बात को समझ रहा है, इसीलिए वो कुछ ही घंटों के अंदर वहाँ का पूरा माहौल बदल देता है। वो चाहता है कि उसके फादर की अंतिम विदाई बहुत ही अच्छे ढंग से हो। वो सारे अरेंजमेंट करने के साथ साथ बौद्ध मठ के प्रीस्ट को भी बुलाता है ताकि उसके फादर की आत्मा को शांति मिले। इस शहर के और भी काफी लोग इसमें शामिल होने के लिए आए हैं। यहाँ मीसू की मुलाकात उस आदमी और उसकी वाइफ से होती है जिसकी दुकान में तोड़फोड़ मचाते हुए उसने चैंग को देखा था, और यहाँ मीसू को पता चलता है कि असल में चैंग ने उस दिन इनकी दुकान को मैडम साई के गुंडों से बचाया था। ये सब कुछ जान के मीसू को बहुत बुरा लगता है कि उसने चैंग को हमेशा गलत इंसान समझा। चैंग खुद को मीसू का हस्बैंड मानते हुए अंतिम संस्कार की इस विधि को पूरा करता है। मीसू को आज इस बात की बहुत खुशी है कि चैंग की वजह से उसके फादर का अंतिम संस्कार बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ। इसके बाद मीसू को कुछ खाने पीने की चीजें देने के लिए चैंग उसके ऑफिस जाता है। मीसू यहाँ पहली बार उसके साथ बहुत ही अच्छे ढंग से पेश आती है और वो उसको अपने साथ किसी पुरानी बिल्डिंग की छत पे ले जाती है। वहाँ वो चैंग से पूछती है कि बताओ तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो। चैंग उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो मीसू को इतना क्यों चाहता है, और तभी अचानक से ये दोनों किस करने लगते हैं। यानी कि आज से चैंग का ये प्यार अब एक तरफा नहीं रहा, और यहाँ से शुरू होता है चैंग और मीसू का रिलेशनशिप। एक दिन मीसू चैंग को बताती है कि उसका एक ड्रिंक स्टोर खोलने का सपना है जहां वो डिफरेंट वैरायटी की चाय बेच सके, लेकिन जिस लोकेशन पे वो अपनी शॉप खोलना चाहती है वो बहुत कॉस्टली है। फिलहाल उसके पास अपने फादर के इंश्योरेंस के कुछ पैसे हैं, और अगर उसका लोन पास हो गया तो वो अपनी खुद की शॉप ओपन कर सकेगी। अगली बार जब चैंग डेप्ट कलेक्शन के लिए कहीं जाता है तो एक आदमी चाकू से इन पर हमला कर देता है। चैंग किसी तरह उसे काबू में करता है, लेकिन वो इसमें काफी घायल हो जाता है। इधर मीसू किसी रेस्टोरेंट में बैठी उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि आज इनके रिलेशनशिप को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसकी एनिवर्सरी मनाने के लिए ये दोनों यहाँ मिलने वाले थे। चैंग इसी घायल हालत में जाके मीसू से मिलता है। मीसू उसका खून बहता देख काफी डर जाती है, लेकिन चैंग के लिए ये तो आम बात है। वो मीसू से कहता है कि अब वो ये गुंडागर्दी वाला काम छोड़ना चाहता है और उसके साथ शादी करके ड्रिंक शॉप खोलने में उसकी हेल्प करना चाहता है। मीसू को ये सब कुछ सुन के बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो तो काफी पहले से चाहती थी कि चैंग ये डेप्ट कलेक्शन का काम छोड़ दे। अगले दिन चैंग मैडम साई के पास जाता है और उनसे कहता है कि अब वो ये काम और नहीं करना चाहता। मैडम साई अपने सबसे ज्यादा काबिल आदमी को नहीं खोना चाहती, तो उसे समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन चैंग उसको साफ तौर पे मना करके वहाँ से चला जाता है। एक अच्छी लोकेशन पे अपनी शॉप खोलने के लिए अगले दिन चैंग एक रियल एस्टेट एजेंट से मिलता है। ये एजेंट उसे बहुत ही अच्छी लोकेशन पे एक शॉप सजेस्ट करता है, लेकिन वो जगह काफी महंगी है और फिलहाल चैंग के पास इतने पैसे भी नहीं, तो वो पैसे मांगने के लिए फिर से मैडम साई के पास जाता है। मैडम साई उसे बताती है कि कल वो जापानीज लोगों के साथ बहुत बड़ी गैम्बलिंग करने वाली है। जापानीज लोगों को गैम्बलिंग में हराना कोई बड़ी बात नहीं, और उसमें तुम जितना भी पैसा लगाओगे उसका डबल हो जाएगा। शाम को चैंग मीसू को बताता है कि उसने शॉप के ऑनर से बात कर ली है। शॉप की रजिस्ट्रेशन के लिए कल तुम उसके ऑफिस चले जाना, मैं पैसे लेके वहीं आऊंगा। अगले दिन चैंग अपनी जमा की हुई सेविंग और मीसू के फादर के इंश्योरेंस के पैसे लेके उस क्लब पहुंच जाता है जहां मैडम साई गैम्बलिंग का मैच खेलने वाली है। इधर दूसरी तरफ मीसू अपनी शॉप की रजिस्ट्री के लिए रियल एस्टेट ऑफिस जाती है। गैम्बलिंग वाले क्लब में कुछ गुंडे अचानक से आके वहाँ हमला कर देते हैं।
उनसे हाथापाई के दौरान चैंग को काफी चोटें लगती है, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा थे तो क्लब का सारा पैसा लूट के वहाँ से भाग जाते हैं। चैंग उनमें से एक गुंडे को पहचान लेता है और वो समझ जाता है कि ये सब कुछ मैडम साई ने ही करवाया है। शाम तक भी जब चैंग रियल एस्टेट ऑफिस नहीं पहुंचता तो मीसू को वहाँ से शर्मिंदा होकर जाना पड़ता है। चैंग की गलती की वजह से अब मीसू के फादर के इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं रहे। इस गम में चैंग बहुत शराब पीता है। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो मीसू का सामना कैसे करेगा। जब मीसू उसको मिलती है तो वो उसे बताता है कि गैम्बलिंग की वजह से उसने सारे पैसे गंवा दिए और अब उन दोनों के पास कुछ भी नहीं बचा। मीसू उसको कहती है जो हो गया सो हो गया, हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन चैंग उससे लड़ते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, मैं बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। मीसू को ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है और वो चैंग के साथ अपना रिश्ता खत्म करके यहाँ से चली जाती है। असल में चैंग ने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उसे लगता है कि वो मीसू के लायक नहीं है और अब वो उसकी जिंदगी से दूर जाना चाहता है। मीसू के वहाँ से जाने के बाद वो आसपास की चीजों की तोड़फोड़ करने लगता है। पुलिस वहाँ आके उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उनसे भी मारपीट करता है। इस वजह से चैंग को 6 महीने की जेल होती है। इसके बाद फिल्म में हम 6 महीने बाद का समय देखते हैं। आज चैंग जेल से रिहा हो रहा है। वहाँ से छूट के वो सीधा मैडम साई के ऑफिस जाता है। मैडम साई अपना पुराना काम छोड़ के अब इस शहर की मेयर बन चुकी है और अब वो एक काफी पावरफुल लेडी है। चैंग उससे कहता है कि जो पैसे उसने गैम्बलिंग में इन्वेस्ट किए थे वो उसके खुद के नहीं थे, तो वो पैसे अब उसे वापस चाहिए। मैडम साई उसे पहचानने से भी इनकार कर देती है और उसे यहाँ से जाने को कहती है। अगले दिन चैंग फिर से मैडम साई के ऑफिस जाता है और वहाँ बहुत तोड़फोड़ मचाता है। मैडम साई अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच के उस पर बहुत नाराज होती है। चैंग उससे कहता है कि मुझे हर हाल में वो पैसे वापस चाहिए क्योंकि उसे वो किसी को लौटाने हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि जब चैंग जेल में था तब उसे पता लगा कि उसके ब्रेन में ट्यूमर है। ट्यूमर का साइज काफी बड़ा है तो उसके पास अब बस कुछ ही महीनों की जिंदगी बची है। मैडम साई को जब चैंग की बीमारी के बारे में पता चलता है तो उसको उस पर दया आ जाती है और वो उसके हिस्से का पैसा उसे वापस कर देती है। चैंग वो पैसा लेके मीसू से मिलने जाता है। मीसू को चैंग की बीमारी के बारे में पता नहीं और वो आज भी उससे बहुत नाराज है, इसलिए वो ये पैसे लेने से मना कर देती है। चैंग गिड़गिड़ाते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी कोई भी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। चैंग के फादर की मेंटल कंडीशन अब ठीक नहीं है, इसलिए वो अक्सर पुलिस स्टेशन पहुंच के अजीब तरह की बातें करते हैं। घर पहुंच के चैंग को समझ आता है कि उसके भैया भाभी उसके फादर से नौकरों की तरह काम करवाते हैं। इस बात से गुस्सा होकर वो अपने भाई से लड़ने लगता है और उसकी पिटाई भी करता है। फिर वो अपने फादर से मिलके पूछता है कि ये सब कब से चल रहा है। वो बताते हैं कि अपनी बस ड्राइविंग की जॉब छोड़ने के बाद मैं फैमिली के लिए यूजलेस हो चुका हूँ। वो चैंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुमने अपने भाई को पीट के अच्छा किया, वो इसी लायक है, उसकी वजह से हमारी फैमिली कभी स्टेबल नहीं हो पाई। चैंग अपनी बीमारी के बारे में बता के अपनी फैमिली को दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए वो ब्रेन ट्यूमर वाली बात सबसे छुपा के रखता है। अगले दिन चैंग जब ये शहर छोड़ के जा रहा था तो मीसू को किसी लड़के के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा देखता है। वो समझ जाता है कि मीसू अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और शायद अब वो किसी और को डेट करने लगी है। वो रोते हुए वहाँ से आगे बढ़ता है कि तभी उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो तड़पता हुआ बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो खुद को वो एक हॉस्पिटल में पाता है। नर्स से उसे पता चलता है कि यहाँ उसको उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड मीसू लेकर आई थी और अब मीसू को भी उसके ब्रेन ट्यूमर के बारे में पता चल चुका है। मीसू जब तक पेपर वर्क पूरा करके वहाँ वापस आती है, चैंग वहाँ से जा चुका था। नर्स से पूछने पर उसे पता चलता है कि वो बस स्टॉप गया है। वो दौड़ते हुए बस स्टॉप की तरफ जाती है। उसे इस बात का बहुत पछतावा है कि चैंग के जेल से वापस आने के बाद उसने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। वो जल्दी से बस स्टॉप पहुंच के चैंग को ढूंढ लेती है और उससे गले लग के रोने लगती है। मीसू और चैंग अभी बहुत इमोशनल हैं क्योंकि इन्हें पता है ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब इनका कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि चैंग बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। बचे कुछ ही दिन ये दोनों साथ रहने का फैसला करते हैं। मीसू चैंग का उसी तरह से देखभाल करती है जैसे चैंग उसके फादर का किया करता था। चैंग की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, लेकिन मीसू आज भी उसके साथ है। एक दिन वो चैंग के लिए उसकी फेवरेट डिश बना के हॉस्पिटल जाती है, लेकिन मीसू के यहाँ पहुँचने से पहले चैंग अपनी अंतिम सांसें ले चुका था। यानी कि चैंग अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसके काफी सारे चाहने वाले उसके फ्यूनरल में शामिल हुए हैं। चैंग के फादर अपने जवान बेटे की मौत से बहुत दुखी हैं और उन्हें याद आता है कि जाने से पहले चैंग ने उनसे कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड मीसू का इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मेरे मरने के बाद आप उसके साथ ही रहना ताकि वो खुद को कभी अकेला महसूस ना करे। चैंग के फादर भी उसके फ्यूनरल में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन जिंग उन्हें ऐसा करने से रोकता है। इसके कुछ दिन बाद चैंग के बड़े भाई जिंग के नाम पर एक पार्सल आता है। जब वो उसको खोल के देखता है तो फूट फूट के रोने लगता है। चैंग ने मरने से पहले अपने भाई की बार्बर शॉप के लिए एक ट्यूबलाइट ऑर्डर की थी। चैंग ने हमेशा अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखा, लेकिन जिंग और उसकी वाइफ से उसको कभी भी वो प्यार नहीं मिला जिसका वो हकदार था। फिल्म के आखिरी सीन में हम चैंग के फादर को मीसू के साथ देखते हैं। ये साल का पहला दिन है।
और मीसू सेलिब्रेट करने के लिए उन्हें अपने घर लेके जा रही है। चैंग के साथ अपने पुराने दिनों को याद करते हुए मीसू की आंखों से आंसू बह रहे हैं और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पे समाप्त होती है।